हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज हम एक फिर से छत्तीसगढ़ का नया लॉ पढ़ेंगे पेपर 7 के लिए, और वो है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग एक्ट 2004। सिंपल सी बात है यार, एक्ट में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों इस एक्ट का गठन किया गया होगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, एक छत्तीसगढ़ में एक आयोग बना होगा, एक कमीशन बना होगा जिसका नाम होगा छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग। ठीक है, तो गौ सेवा आयोग ये सिंपल सा बना होगा। अब गौ सेवा मतलब कि काऊ के रिलेटेड सर्विसेज का जितने भी महत्वपूर्ण प्रोविजन होगा वो ये आयोग बनाएगा। ठीक है, तो चाहे किसी काऊ, मान लीजिए काऊ क्या हो गई, दुधारू नहीं रही, मिल्क देना बंद कर दी, उसके बाद भी उनका टेक केयर किया जाए। या मान लीजिए किसी काऊ का एक्सीडेंट हो गया, कोई खराब कंडीशन में है, किसी के साथ काऊ के साथ सही तरीके से नहीं रखा गया है, तो वहां सब क्या करेगा, ये आयोग उन सारे काऊ को शेल्टर होम्स में भेजेगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस को अपने अंदर रखेगा ताकि काऊ की केयर यानी कि गौ की सेवा की सारी सुविधाएं हो सके। ठीक है, प्रश्न ये उठता है कि पर्टिकुलर गांव गाय के लिए, काऊ के लिए ऐसा क्यों है? क्योंकि बेसिकली हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, सनातन धर्म में काऊ के लिए एक स्पेशल रिस्पेक्ट दिया गया है। और इसी वजह से यदि आप देखे होंगे पिछले सरकार में, छत्तीसगढ़ के पिछले सरकार की यदि अपन स्कीम देखें तो बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आई थी जहां पर काऊ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश किया गया था। अब देखिए, जब हम ग्राउंड लेवल का डेवलपमेंट करते हैं तो कैसा होता है, मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण देता हूं। उदाहरण के लिए जैसे हम समझते हैं गौथान योजना, गौथान जानते हैं सब आप लोग। गौथान में क्या होता है, बहुत सारे काऊ रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो गौथान में आते हैं, प्रोसेस किया जाता है और फिर उन्हें बेचा जाता है। यानी कि जो इनपुट है काऊ से रिलेटेड, चाहे वो काऊ डंग हो, काऊ यूरिन हो या फिर कोई भी अदर प्रोडक्ट्स, गौथान में भेजे जाते हैं और फिर इन्हें प्रोसेस करके बाद में बेचा जाता है, तो यहां से सेल किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, यदि आप काऊ के प्रोडक्ट को गौथान में खरीद रहे हैं तो इससे किसको पैसा मिल रहा है? पैसा मिल रहा है जो गरीब पुअर फार्मर्स हैं, जिनके पास गाय हैं, उन्हें पैसा मिल रहा है सरकार की ओर से। उसके बाद आप इन प्रोडक्ट्स को प्रोसेस करके वापस बेच रहे हैं, जैसे कि आप फर्टिलाइजर बेच रहे हो या कोई और अदर प्रोडक्ट बना रहे हो, गोबर से आप पेंट्स बना रहे हो। तो ये सब करने से क्या हो रहा है, जो हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं को हम बेच रहे हैं। तो इससे हमारा छत्तीसगढ़ के ही प्रोडक्ट्स को यूज करके हम छत्तीसगढ़ का विकास कर रहे हैं, और जो पैसा रह रहा है वो छत्तीसगढ़ के अंदर ही रह रहा है, जो छत्तीसगढ़ का विकास कर रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो दिस काइंड ऑफ डेवलपमेंट, यहां पर क्या हो रहा है, ऐसा विकास की हम बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऐसा हो जो लोकल ड्रिवन हो, यानी कि लोकली ड्रिवन, लोकली नेसेसिएटेड, यानी कि लोकली ड्रिवन मतलब लोकल चीजों का यूज करके ये विकास किया जा रहा है, नंबर वन। लोकली नेसेसिएटेड यानी कि जो लोकल जरूरतें हैं, आवश्यकताओं हैं, उनके हिसाब से इस तरीके का विकास किया जा रहा है। और सबसे अल्टीमेटली क्या है, बेनिफिशियल टू द लोकल्स, यानी कि लोकल को सबसे ज्यादा इसका लाभ मिलेगा। ये जो होता है ये सही का विकास होता है, जहां पर हर लोगों को विकास का अनुभव किया जाए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा हम पूरे के पूरे एरिया का, पूरे के पूरे क्षेत्र का, इस केस में राज्य का विकास कर सके, सभी लोगों का कर सके। तो आइए हम डील करते हैं इस एक्ट के बारे में। सबसे पहला जो होता है, गौ सेवा आयोग बनेगा, एक कमीशन बनाया जाएगा गौ सेवा के कारण, जो क्या करेगा, सुरक्षा करेगा गाय से रिलेटेड, काऊ एंड अदर जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स एनिमल्स हैं उनकी रक्षा करेगा। ठीक है, अब यदि हम एक्सटेंट बात करें, क्षेत्र, तो ये कितना, कहां पर होगा, पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ में ये लागू किया जाएगा एक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हम यदि बात करें डेफिनेशन की, तो इसमें जो एग्रीकल्चर कैटल है यानी कि कृषि मवेशी, ये किस किस प्रकार की होंगी ये आपको समझना होगा। सबसे पहले आप समझिए, ये जो डेफिनेशन है काफी ब्रॉड होगी,
मतलब कि सिर्फ ऐसा नहीं लिखा होगा कि सिर्फ और सिर्फ मिल्क काउस को ही प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सबसे पहले मिल्क यानी कि गाय तो जितने भी रहेंगे सारी एज की वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे, साथ ही साथ इनके जो बछड़े रहेंगे उन्हें भी प्रोटेक्ट करने की बात की जाएगी, साथ ही साथ जो बफेलोस, बुल्स एंड बुलॉक्स हैं यानी कि जो मेल वर्जन है, जो दुधारू नहीं है, जो कृषि के लिए कई बार यूज किए जाते हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना इस एक्ट के अंदर आता है। साथ ही साथ बफेलो में दोनों मेल एंड फीमेल की बात करेंगे। बात समझ में आई? ये आपको समझना है इस एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन करी गई है एग्रीकल्चर कैटल की, वो बहुत ज्यादा ब्रॉड कवर की गई है। वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल दुधारू गाय के लिए नहीं यूज की गई है, बल्कि मेल गायों के, मेल जो काउंटर पार्ट्स है उनके लिए भी यूज की गई है। बात समझ में आई? नॉर्मली क्या होता है, देखिए जब तक गाय दुधारू रहती है, दूध देती है, तब तक उसकी केयर अच्छे से की जाती है, बाद में उसे हटा दिया जाता है। तो ये प्रावधान से क्या किया जा रहा है, हम उन गाय जो दुधारू ना है उनको भी प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के जरिए एक स्कीम बना रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन मतलब कोई भी संगठन। संगठन का क्या काम होगा? कोई भी ऐसा संगठन जो गौ सेवा, गौ रक्षा ये सब में इन्वॉल्व हो, उसे ही हम कहेंगे, उसे हम इंस्टीट्यूशन के अंदर रजिस्टर करेंगे। तो ऐसा कोई भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो क्या करे, गाय की ब्रीडिंग करता हो, गाय की इंजर्ड गायों की सुरक्षा करता हो, उन्हें मेंटेन करता हो, और इन सब चीजों के लिए क्या करा जाए, कोई भी नाम यूज किया जाए, चाहे वो गौशाला हो, गौ सदन हो, वो सारे के सारे इसी एक्ट के अंदर आ जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है, किसी भी एज में, किसी भी क्षेत्र में यदि गाय की हेल्प करता है वो, ठीक है, चाहे वो ब्रीडिंग में हो, चाहे उन्हें मेंटेन करना हो, या तो कोई इंजर्ड गाय है उसकी रक्षा करना, वो सारे के सारे स्टेज में यदि कोई भी चैरिटेबल संगठन, ठीक है, यदि एंगेज करता है तो वो इस एक्ट के अंदर संगठन या इंस्टीट्यूशन में आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयोग, यानी कि गठन किया जाएगा, किसमें किया जाएगा, सेक्शन 3 के अंदर गठन किया गया है इस आयोग का। अब इसके जो मेंबर्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए दो तरीके के मेंबर्स होते हैं, कभी भी आप किसी भी आयोग की बात करें, किसी कमीशन की बात करें, तो दो तरीके के मेंबर्स होते हैं। एक जो होते हैं ऑफिशियल्स होते हैं, और एक जो होते हैं नॉन ऑफिशियल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखिए ऑफिशियल्स में भी आप आमतौर पर देखेंगे दो तरीके के ऑफिशियल्स होते हैं। एक होते हैं ऑफिशियो, और दूसरे जो रहते हैं नॉमिनेटेड या इलेक्टेड या अपॉइंटेड, जो भी बोलना है आप बोल सकते हैं। देखिए एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है, एक्स ऑफिशियो मतलब वो इस पद के लिए नहीं नियुक्त किए गए हैं। जैसे कि यदि आप देखेंगे तो राज्यसभा, सॉरी देयर वाज पावर फेलियर, तो जैसे मैं बता रहा था, जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में, ठीक है, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन रहता है, क्या इसे किसी तरीके से नियुक्त किया जाता है? नहीं, इसे किसी भी तरीके से नियुक्त नहीं किया जाता है। बेसिकली भारत के वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, और जो भी भारत का वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, राज्यसभा का चेयरमैन बन जाता है। तो चेयरमैन किस तरीके से बना, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में चेयरमैन बन गया। मतलब कि जो कोई भी वाइस प्रेसिडेंट बनता है वो अपने उस ऑफिस की कैपेसिटी में क्या बनेगा, चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। वैसे ही एक्स ऑफिशियो पर्सन क्या होता है, एक्स ऑफिशियो पर्सन मतलब कि वो अपनी एक ऑफिस में पोस्ट धारण करने की वजह से किसी और संगठन का मेंबर बन जाता है। ऐसा ही देखिए, तो जो इस आयोग के जो सदस्य हैं, कौन कौन सदस्य हैं, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में 10 लोग सदस्य होते हैं। कौन कौन से हैं वो 10 लोग? सबसे पहले कृषि उत्पादन आयुक्त, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमीशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट का जो सेक्रेटरी रहेगा उसे आप देख लो। डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज,
पशु चिकित्सा, वैसे ही आप देखोगे डायरेक्टर एग्रीकल्चर। कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो स्टेट की है, उसका जो रजिस्ट्रार रहेगा वो मौजूद रहेगा। ऐसे ही आप देखोगे सेक्रेटरी एग्रीकल्चर में जो किसी भी राज्य मतलब छत्तीसगढ़ के राज्य के अंदर नियुक्त होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसके बाद आप देखोगे कोई एसबीआई का ऑफिसर भी यहां मौजूद होगा जो असिस्टेंट जीएम से नीचे का रैंक नहीं होना चाहिए, कम से कम असिस्टेंट जीएम या उससे ऊपर का होगा। ठीक है। ऑफिसर टू बी नॉमिनेटेड बाय फाइनेंस डिपार्टमेंट। वित्तीय डिपार्टमेंट एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा जो कम से कम डिप्टी सेक्रेटरी का रैंक का होना ही होना चाहिए। लास्ट आप देखोगे एडिशनल डायरेक्टर वेटनरी सर्विसेज। तो इसमें कौन कौन से विभागों को कंप्लीट करने की कोशिश की गई है, तो यदि आप देखोगे ये सारे में मुख्यतः जो आता है नंबर 1 कौन सा है, रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा गाय कहां पाई जाती है, विकास करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों का ही, तो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया है। इसके बाद विकास के सोर्स पर आप देखोगे तो सहकारी संगठन महत्वपूर्ण रोल पर करते हैं, तो कोऑपरेटिव्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया है। इसके बाद कई सारे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी या असिस्टेंट सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है। 4th नंबर पर यदि आप देखोगे तो एसबीआई के ऑफिसर को इन्वॉल्व किया गया है। इस तरीके से जो भी क्षेत्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगे वो सारे रोल बॉडीज को यहां पर नॉमिनेट करा गया है। बात समझ में आई? सिंपल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे कितने ऑफिसर हैं? 10 ऑफिसर हैं। ये सारे के सारे 10 ऑफिसर आपको याद रखना है। एग्रीकल्चर का भी रहेगा, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, डीजीपी पुलिस। ठीक है। अब देखिए इन सारे 10 ऑफिसर को नॉमिनेट किया जाएगा, बट इसके अलावा भी कुछ लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। तो वो जो है 5 नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ये जो होते हैं स्पेशली इसी पोस्ट के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। इनका जो कार्यकाल होता है 3 साल के लिए होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है इन्हें। बात समझ में आई? तो ये जो है ये अपनी पोस्ट के अलावा इस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कुछ लोगों को अपॉइंट किया जाता है जो नॉन ऑफिशियल। इसके अलावा यदि राज्य सरकार को लगता है कि भैया आयोग की मदद के लिए कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया जा सकता है जो क्या हो गौ सेवा में इस आयोग में महत्वपूर्ण योगदान प्ले कर सकते हैं, तो उन्हें स्पेशल रूप से बुलाया जा सकता है। या फिर स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, यदि लगता है कि सिर्फ और सिर्फ राज्य स्तर पर इस एक आयोग को सेटअप करने से हमारा काम नहीं बनेगा, तो उससे निचले स्तर पर, कौन कौन से निचले स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल और ब्लॉक लेवल पर भी ये बात कर सकती है। तो ये तीनों की भी बात की गई है, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। स्टेट वाली जो है ये आयोग इस एक्ट में बनाने की बात की गई है, लेकिन साइमल्टेनियसली यह भी बात की गई है कि निचले स्तर पर भी यदि राज्य सरकार को लगता है कि गौ सेवा की रक्षा के लिए, गौ की सेवा के लिए, गौ के रक्षण के लिए निचले स्तर पर भी आयोग बनाने की आवश्यकता है, ब्लॉक या जिला स्तर पर, तो वो भी बनाया जा सकता है राज्य सरकार की अनुमति के साथ। बात समझ में आई? नेक्स्ट है कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। नॉमिनेटेड मतलब जो राज्य सरकार जिन्हें क्या करेगी, खुद ब खुद अपने तरीके से सेलेक्ट करेगी, उसके लिए कोई भी चुनाव नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, राज्य सरकार अल्टीमेटली जितने भी मेंबर सेलेक्ट होंगे उसमें से क्या होगा, राज्य सरकार एक चेयरपर्सन सेलेक्ट करेगी और बाकी जो नॉमिनेटेड सदस्य हैं और नॉन नॉमिनेटेड में से उनमें जो है सब मिला के एक चेयरपर्सन होगा और जो नॉन ऑफिशियल होंगे उसका 3 साल का टेन्योर होगा। बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, ये तो कुछ है नहीं। अब देखिए यहां पर डिस्क्वालिफिकेशन, यदि मान लीजिए कोई भी सदस्य बनता है, वो जो सदस्य है कुछ ऐसी क्वालिटीज पेश उसके फैक्ट्स आते हैं जो इस एक्ट में मौजूद हैं, तो वो कौन कौन से हैं? 6 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि मान लीजिए वो भारत का नागरिक नहीं है, वो 21 साल से कम उम्र का है, मान लीजिए उसे उसका क्या क्या घोषित किया जाए, बैंक उसका दिवालिया घोषित कर दे यानी कि इंसॉल्वेंट हो जाए। पहले भी हमने बात किया है, यदि किसी का नेटवर्थ 0 हो जाता है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में आप देखोगे कि माना जाता है कि वो करप्शन करेगा ही करेगा, बहुत अधिकतम चांस है कि वो करप्ट होगा। तो यदि किसी का दिवालिया घोषित करे तो माना यह जाएगा कि वो अपनी पोस्ट का गलत उपयोग कर सकता है, दुरुपयोग कर सकता है, इस वजह से ऐसी स्थिति में उसे निकाल दिया जाएगा इससे। ऐसे ही मान लीजिए अनसाउंड माइंड
एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया भैया इनकी मानसिक स्थिति जो है सही नहीं है, तो भी उन्हें निकाला जा सकता है। या फिर किसी सरकारी सर्विस, ये सरकारी सर्विस कौन सी जगह हो सकती है, केंद्रीय सरकार की सर्विस, राज्य सरकार की सर्विस, या फिर और कौन सी सर्विस हो सकती है, लोकल गवर्नमेंट की सर्विस। इन तीनों में से कहीं पर भी मोरल टर्पिट्यूड यानी कि कोई अनैतिक काम करने की वजह से इन्हें उस पोस्ट से हटाया गया, तो भी क्या कर दिया जा सकता है, उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आप देखोगे, यदि कोई आप कोर्ट भी इसी चीज में इन्हें मान लो डिस्क्वालीफाई कर दिया अनैतिक हरकतों की वजह से, तो भी यहां पर इन्हें हटाया जा सकता है। बात समझ में आई? इन सारी स्थिति में क्या होगा, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे अपनी पोस्ट में कैरी ऑन करने के लिए, और इस आयोग से उन्हें हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो कौन डिसाइड करता है, राज्य सरकार का है तो स्टेट गवर्नमेंट यानी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। ठीक है, जो टर्म होगा कितने साल का होगा, 3 साल, ये कौन डिसाइड किया है, छत्तीसगढ़ सरकार। किसको रिजाइन करेगा, तो ये रिजाइन स्टेट गवर्नमेंट को करता है। मैंने आपको हमेशा बताया है रिजाइन उसी को किया जाता है जो हमें अपॉइंट करता है। सपोज मेरे बॉस ने मुझे अपॉइंट किया है, तो मैं जब फ्यूचर में रिजाइन करूंगा उसी बॉस को ही रिजाइन करूंगा, उसी पोस्ट में ही रिजाइन करूंगा जो भी उस पोस्ट में मौजूद होगा। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, को इस्तीफा देने का यहां पर जिक्र है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो क्या कर सकता है, उसे हटा सकता है उसकी सर्विस से। तो वही सारी कंडीशन जो अभी पहले पढ़े, जैसे कि वो मान लीजिए अपनी पोजीशन का दुरुपयोग किए, नंबर 1। दूसरी चीज यानी आप मोरल टॉर्पिट्यूड, अनैतिक हरकतों की वजह से उनका इंप्रिजनमेंट हुआ है, जेल भेजा गया, यदि उनका दिवालिया घोषित हो जाए, अनसाउंड माइंड के हो और एक कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया हो, या फिर एक और कंडीशन है 3 लगातार मीटिंग से वो बिना परमिशन से आयोग की मीटिंग से एब्सेंट हैं। बात समझ में आई? तो भी उन्हें निकाला जा सकता है स्टेट गवर्नमेंट यदि चाहे। अब इस केस में क्या होगा, उन्हें एक रीजनेबल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाएगा। यदि इस एक्सप्लेनेशन में वो आयोग या राज्य सरकार को सेटिस्फाई कर देते हैं, भैया कोई बहुत इमरजेंसी सिचुएशन थी, इस वजह से मैंने 3 मीटिंग नहीं अटेंड कर पाई, तो उसे नहीं डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, वरना इन सारी कंडीशन में उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैजुअल वैकेंसी। अब देखो होता क्या है, इतने सारे मेंबर हैं, 10 तो एक्स ऑफिशियो मेंबर ही देख लिए, तो क्या इतने सारे मेंबर, सारे हम बात करें सेक्रेटरी लेवल के मेंबर्स, क्या हर बार मीटिंग में प्रेजेंट हो सकते हैं? क्या हर बार जब भी कोई डिसीजन लेना होगा वो मौजूद हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये एक्ट में ही लिखा गया है, मान लीजिए कभी वैकेंसी होती है तो कोई भी निर्णय लिया गया होगा, 2-4 लोग मौजूद नहीं होंगे, तब भी यदि कोई निर्णय लिया गया होगा तो वो निर्णय को आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते। वो ये नहीं कह सकते कि सारे लोग मौजूद नहीं थे तो इस निर्णय को कैंसिल करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। 2-4 वैकेंसी यार, इतनी हाई पोस्ट में 1000 तरीके के काम रहते हैं, तो 2-4 इधर उधर पॉसिबल है, बिल्कुल ही पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट यदि आप देखोगे वैकेंसी के क्या क्या सूत्र हो सकते हैं, मान लो उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रिजाइन कर दिया या डिस्क्वालीफाई हो गया, तीनों अभी अपन ने देख लिया। रेजिग्नेशन किसको देते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। डिस्क्वालीफाई कौन करता है, राज्य सरकार करता है। और अनटाइमली मान लीजिए ऑफिस में है और डेथ हो जाती है, तो इन सारी कंडीशन में वैकेंसी आती है, और यदि वैकेंसी के कारण वो मौजूद नहीं है, नंबर 1, या फिर किसी कारणवश अपने अदर इंपॉर्टेंट वर्क्स, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उन कामों के कारण यदि वो इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उनकी गैर मौजूदगी में जो डिसीजन लिया जाएगा वो भी क्या होगा, वो डिसीजन माना जाएगा पूरे के पूरे आयोग का, और उनकी सहमति इस डिसीजन में मानी जाएगी। नेक्स्ट आप बात करोगे, जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर भेजा गया है, रायपुर में भेजा गया है, और यहां पर कहा गया है एटलीस्ट 1 साल में 2 बार मिलना ही है, मिलना मतलब कम से कम 2 बार मिलना ही है इस आयोग को, और उस हिसाब से डिसीजन लेना है। नेक्स्ट बात करोगे वैकेंसी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉइज। अब देखो कभी भी कोई आयोग बनता है, कमीशन बनता है, तो कमीशन को काम करने के लिए क्या चाहिए यार, क्या सिर्फ एक मैं 4 लोगों को अपॉइंट कर दूंगा काम कर लेंगे? नहीं होगा ऐसा। इनको क्या चाहिए, फंड चाहिए, इनको क्या चाहिए, ऑफिसर्स चाहिए, इनको चाहिए क्लरिकल स्टाफ, दुनियादारी चाहिए, एक बिल्डिंग चाहिए, पैसा चाहिए, तब तो काम करेंगे यार। यदि ये सारी चीजें आप प्रोवाइड कर रहे हो तो वेल एंड गुड, नहीं प्रोवाइड कर रहे हो तो काम कैसे करेंगे?
काम करने के लिए ये सारी चीज कमीशन को देना पड़ता है। तो कौन देगा इस केस में? स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है, तो छत्तीसगढ़ सरकार देगी कि ये सारी चीज हम आपको दे रहे हैं। जितने भी महत्वपूर्ण ऑफिसर चाहिए, साथ ही साथ यदि आपको कोई रिसर्च करना है, आपको कुछ स्पेशल काम करना है, तो हम आपको स्पेशल इनवाइटीज की भी अनुमति दे रहे हैं, तभी तो काम कर पाएंगे भैया, तभी तो इस आयोग का सेंस है। बात समझ में आई? नेक्स्ट हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अब देखो होता क्या है, यदि हम बात कर रहे हैं आयोग, तो आयोग खुद ब खुद जाके तो काम करेगा नहीं, इसे क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे एनजीओस को के साथ मिलकर, कुछ अदर सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर, कुछ अदर इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ऐसे जितने भी संगठन हैं जो एनिमल वेलफेयर, काऊ के वेलफेयर में काम कर रहे हैं, उनका पंजीकरण होगा, उनका रजिस्ट्रेशन होगा इस एक्ट के अंदर। बात समझ में आई? तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? वो रिस्पॉन्सिबल होगा यही गौ सेवा आयोग, कि जैसे ही एक्ट आता है 3 महीने के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको रजिस्टर करें जो इस काम में कर रहे हैं। साथ ही साथ हर कुछ कुछ समय में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करते रहें, ताकि जो भी रहे एक वेल टू डू अपडेटेड रिकॉर्ड्स मेंटेन रहे, और वो जो सारे के सारे रिकॉर्ड्स रहे उनको क्या करना पड़ेगा? उनको लगातार ऑडिट करना रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे, ऑडिट के लिए भी हर साल प्रोविजन बनाया जाता है, तो साल भर कम से कम साल में एक बार ऑडिट जरूर कराया जाता है। अब यदि हम बात करें इस आयोग के क्या क्या फंक्शंस हैं, तो भैया बहुत सिंपल फंक्शन है। क्या फंक्शन है? सबसे इजी फंक्शन तो आपको समझना है कि इसके नाम में क्या लिखा है। देखो, गौ सेवा आयोग, तो नाम पूरा देखो, गौ सेवा आयोग। तो ऐसे सारे काम करना है जो गौ की सर्विसेस, काऊ की सर्विसेस, ठीक है, पर हेल्प करें, वो सारे के सारे काम हो जाएंगे इस संगठन की। तो उदाहरण के तौर पर आप देखो, जितने भी बूढ़े कैटल रहे उनकी सेवा करना, ठीक है। यदि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट, चोटिल हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट में कोई गाय या ऐसे एनिमल चोटिल हो जाए तो उनकी रक्षा करना, ठीक है। सारे के सारे जो कानून अधिनियम एग्जिस्ट करते हैं उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करें। राज्य सरकार को समय समय पर अपनी एडवाइस देते रहे, रिकमेंडेशन देते रहे कि कैसे कानून को और ज्यादा सख्त तरीके से अपनाया जा सकता है, कानून को इनकी सुरक्षा के लिए, कैटल एंड काउस की सुरक्षा के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जो वेटनरी सेवा यानी कि एनिमल की जितनी भी डिस्पेंसरी है उनमें लगातार बढ़ाव किया जाए, उनका जो ग्राउंड लेवल पर प्रेजेंस है सही तरीके से बढ़ाया जाए। साथ ही साथ क्या किया जाए, यदि मान लीजिए कोई गलत तरीके से कैटल को काटने के लिए ले जा रहा है तो उनको दंडित किया जाए। ऐसे पर्सन से कैटल यदि पाई गई तो उस कैटल को जब्त किया जाए। या कोई भी ऐसा फंक्शन जो राज्य सरकार चाहती है जिससे ओवरऑल किसका डेवलपमेंट हो, कैटल का डेवलपमेंट हो। कुछ कुछ चीजें देखो इस एक्ट में लिखी जाएगी, सारी चीज नहीं लिखी जाएगी। जैसे कि कुछ अदर प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं। तो रिसेंटली मैं एक्चुअली नॉट रिसेंटली, मैं लास्ट ईयर गया था, बिकॉज ये एक्ट मैं जब यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहा था तो इस एक्ट के बारे में मैंने स्पेसिफिकली डिटेल में पढ़ा था, बहुत ज्यादा न्यूज में था, लगातार कैटल से रिलेटेड प्रोविजंस आ रहे थे। तो एक ऑफिसर हैं, एक आईएएस ऑफिसर हैं, ढांडे सर, नो धान सर, सॉरी। तो मैं उनसे मिला था, इस एक्ट के बारे में मैं उनसे बहुत डिटेल में चर्चा किया था। तो इस जब एक्ट के बारे में उन्होंने बताया था मुझे, तो उन्होंने बताया था कि जो प्रैक्टिकल लेवल की डिफिकल्टी होती है वो हम इस पर एड्रेस करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2020-21 में, यदि मैं आपको 21-22 में मैं आपको बता रहा हूं, तो जो चारे की जो कॉस्ट थी, जो फॉडर की कॉस्ट है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब यदि चारे की कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या कैटल को रखना महंगा हो जाएगा? बिल्कुल महंगा हो जाएगा। तो ये जो सेवा, ये जो आयोग है, ये क्या कर रहा था छत्तीसगढ़ का, ये अदर इंस्टीट्यूट्स के साथ, कृषि विज्ञान केंद्र के साथ, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साथ मिलकर क्या कर रहे थे, वो फॉडर के जितने भी छत्तीसगढ़ के बंजर इलाके हैं जहां पर कोई भी कल्टीवेशन नहीं होती है, उनके साथ मिलकर पायलट प्रोजेक्ट रन कर रहे थे कि फॉडर क्या किया जाए, उन बंजर इलाकों में उगाया जा सके। और यदि बंजर इलाकों में उग गया तो क्या होगा, हमारी जो जितनी भी फॉडर कॉस्ट है कम हो जाएंगी। तो जो ओपन में जो कैटल घूम रही हैं, जिनको सही तरीके का फॉडर नहीं मिल रहा, चारा नहीं मिल रहा, उनको भी हम अवेल करा सकेंगे।
तो ऐसे जितने भी गौ सेवा से रिलेटेड प्रैक्टिकल काम है वो ये संगठन, ये ऑर्गेनाइजेशन करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इनको फंड कहां से मिलेगा। तो फंड ऐसा मिलता है यार, कुछ ग्रांट्स मिलते हैं, अनुदान, ये कौन देगा, छत्तीसगढ़ सरकार देगी। साथ ही साथ बहुत तरफ इन लोग फीस लेते हैं, कुछ कुछ सर्विसेज प्रोवाइड किए, जैसे पंजीयन करना है छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग के अंदर, तो पंजीयन का कुछ चार्ज लगेगा, तो वो चार्ज कहां गया, वो इनके फंड में कलेक्ट हो गया। साथ ही साथ कोई पेनल्टी लगाई गई, गौ सेवा संगठन सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन ने इस लॉ को वायलेट किया है, तो उसके अंदर जो पेनल्टी लगी है वो भी यहीं पर आएगा। गौ सेवा से रिलेटेड जितने भी बहुत सारे चलता है, तो लोग दान करते हैं, ठीक है, गिफ्ट, डोनेशंस, ये सारे जो भी फंड आते हैं वो इस आयोग के अंदर आते हैं। और ये जो फंड रखे जाते हैं वो किसी भी नेशनलाइज बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक पर रखे जाते हैं। नॉर्मली जो आप देखोगे एसबीआई सबसे प्रिफर्ड रहता है, इसी वजह से आप देखे होगे एसबीआई का जो एक ऑफिसर है, जो हमने पढ़ा असिस्टेंट जीएम की पोस्ट में, कम से कम असिस्टेंट जीएम की पोस्ट का ऑफिसर इनके जो आयोग के सदस्यता में भी मौजूद है। इसके अलावा हमने बात किया कि प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करेंगे। देखो ये तो सिंपल सी बात है, कोई भी सरकारी बॉडी बनेगी, आयोग बनेगा, कमीशन बनेगा, तो क्या होगा, उन्हें सही तरीके से अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। इस अकाउंट की कम से कम एक बार एनुअल ऑडिट होगी, वार्षिक ऑडिट होगी। ऑडिट, ये जो अकाउंट मेंटेन करने का तरीका है वो कौन बताएगा, वो तो या तो राज्य सरकार बताएगी, या तो राज्य सरकार एक ऑर्गेनाइजेशन को नियुक्त करेगी कि आप बताओ भैया ये ऑर्गेनाइजेशन में कैसे अकाउंट रखा जाता है। बात समझ में आई। इसके अलावा यदि आप देखोगे तो जो भी ये जो एनुअल अकाउंट बनाएंगे, इसे क्या करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। ये अपने सारे एक्शंस की जितने भी लिस्ट हुए हैं वो भी राज्य सरकार को फॉरवर्ड करेंगे। जितने भी इन्होंने महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन दिया है वो स्टेट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड करेंगे। तो ये क्या करेगा, आयोग किसे फॉरवर्ड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, इसे लेजिस्लेचर में उठाएगा, और लेजिस्लेचर क्या करेगा, कानून पास करके फिर इसे इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। फिर ये कानून वापस आयोग लेगा, आयोग फिर उसमें रिकमेंडेशन करेगा, और इस तरीके से क्या हो रहा है, इस तरीके से जो लॉ बन रहा है वो क्या हो रहा है, लगातार इंप्रूव होते जा रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो संगठन है ये उसी काम में स्पेशलाइज कर रहा है, उसी को डील कर रहा है, लोगों का इनपुट ले रहा है, खुद ही ग्राउंड में काम कर रहा है। तो जो ये लगातार राज्य सरकार को रिकमेंडेशन देगा, और ये रिकमेंडेशन जब लेजिस्लेचर में प्लेस होंगे, जब लॉ के रूप में इंप्रोवाइज होंगे, तो जो लॉ की स्थिति होगी, जो लॉ की क्वालिटी होगी वो बेटर होगी। ध्यान रखिएगा, एक अच्छा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा यदि लॉ रहता है, अ गुड लॉ बहुत सारे महत्वपूर्ण एडवांटेजेस देता है। जैसे कि अच्छा लॉ है तो क्या कोर्ट के जो केसेस रहेंगे वो कम हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है, जल्दी से जल्दी केस निपटेंगे, तो साथ ही साथ जो टाइम लगेगा हर केस में वो भी कम लगेगा। साथ ही साथ यदि आप देखोगे तो जो विक्टिम है या जो भी अपील किया है, जो भी एप्लीकेंट है, उसका समय बचेगा। तो समय बचेगा तो इसके स्टेटस में इंप्रूवमेंट होगा, उसे जबरदस्ती कोर्ट का कचहरी के चक्कर में अपना समय बर्बाद नहीं करना होगा, ये भी समझो। इसके अलावा ओवरऑल यदि कोर्ट कचहरी कम होती है तो ये गुड गवर्नेंस की स्थिति होती है, जिससे पूरा का पूरा इकोनॉमिक विकास यानी कि आर्थिक विकास होता है छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का। तो एक अच्छा कानून एक बेस वर्क है, जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, कोई भी इंडस्ट्री बनाना है तो रोड रेलवे होना चाहिए तभी इंडस्ट्री बनेगा। उसी प्रकार एक अच्छा कानून बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने के लिए। कानून की स्थिति सही तरीके से मेंटेन करा जाए, उसके लिए एक अच्छा लॉ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बात समझ में आई। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू कॉल फॉर रिपोर्ट्स। यार ये तो सिंपल सी बात है, यदि एक आयोग है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, उनसे कुछ रिटर्न्स मांग सकता है, रिपोर्ट मांग सकता है, हमने जो आपको पैसा दिया उसे आपने कैसे यूज किया, नंबर 1।
दूसरी चीज, कोई भी डायरेक्शन देना लगा, यदि स्टेट गवर्नमेंट को लगा कि भैया ये गड़बड़ हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या बोल सकता है इस आयोग को कि भैया ये सारी चीजों का सॉल्यूशन करो। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी रूल्स बनाने होंगे उसका भी किसकी जिम्मेदारी होगी, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। तो ये जो सारे प्रोविजंस हैं वो सिंपल हैं, जो ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, पावर टू मेक रूल्स किसके पास होगा, पावर स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जैसे ही रूल बनाएगा उसे कहां पर पेश किया जाएगा, लेजिस्लेचर के पास पेश किया जाएगा, और इस लेजिस्लेचर को अल्टीमेटली पास करना पड़ेगा। जैसे भी पास होगा उस हिसाब से रूल बनाया जाएगा। किस टर्म्स में रूल्स होते हैं, आयोग का चेयरपर्सन कौन होगा, चेयरपर्सन की नियुक्ति कैसे की जाएगी, कितने समय के लिए की जाएगी, इनकी सैलरी क्या होगी, यही सब चीज मेंबर्स के लिए भी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन कौन होंगे। तो ये जितने भी रूल्स हैं वो सारे हमको सरकार बना के देती है एक्ट के अलावा। ठीक है, तो इसी के साथ जो मेजर प्रोविजंस हैं हमारे एक्ट के खत्म हो गए हैं। ठीक है, ये एक्ट आप देखोगे खासकर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव में आप जाते हो तो इंटरव्यू में कई बार ऐसे डिबेटेबल प्रोविजंस आपसे पूछे जाते हैं ताकि वो आपका एनालिटिकल एस्पेक्ट चेक कर सके। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से इसकी महत्वता थोड़ी सी कम हो गई है, बट इंटरव्यू के लिए जरूर पड़ेगा। और कई बार 2 नंबर के लिए इस टाइप के प्रोविजंस आ जाते हैं कि सेक्शन 3 में कौन कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर प्रेजेंट हैं गौ सेवा आयोग के अंदर। तो इस प्रकार के प्रावधान पूछे जा सकते हैं। बट ओवरऑल ये बहुत ही इजी एक्ट है, इसमें आप बिल्कुल नहीं घबराइएगा, हमने बहुत डिटेल में कवर कर लिया सारे के सारे प्रोविजंस। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।